हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम बीए फर्स्ट ईयर के भौतिक भूगोल क्वेश्चन पेपर में पर्वत निर्माण के सिद्धांतों के भाग 2 में कोबर का पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, पृथ्वी पर पर्वतों की उत्पत्ति, इस संबंध में कई विद्वानों ने अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। इन सिद्धांतों को 2 वर्गों में रखा जाता है। पहले वर्ग के अनुसार उन सिद्धांतों को रखा गया है जिनके अनुसार पर्वतों का निर्माण जो है वो धरातल के क्षैतिज संचलन और भूपटल में, यानी पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है भूपटल, उसमें सिकुड़न या वलन पड़ने से पर्वतों का निर्माण हुआ है। एक वर्ग तो हो गया वह जो ये मानता है कि पर्वतों का निर्माण पृथ्वी के जो ऊपरी भाग में सिकुड़न वलन से और क्षैतिज संचलन से पर्वतों का निर्माण हुआ है। दूसरा वर्ग जो है उन सिद्धांतों को सम्मिलित करता है जिसके अनुसार पर्वतों का निर्माण लंबवत संचलन यानी वर्टिकल मूवमेंट के कारण हुआ है। देखिए स्टूडेंट, संचलन जो है वो 2 प्रकार से होता है। क्षैतिज ये है हॉरिजॉन्टल और लंबवत यानी वर्टिकल ये है वर्टिकल। खड़ा जो है वो होता है वर्टिकल, लंबवत या ऊर्ध्वाधर। ये तीनों चीज़ एक है, ठीक है। जो खड़े में संचलन हुआ वो हो गया वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर या लंबवत संचलन, और जो आड़े में है वो है क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल संचलन। तो हमने जाना कि पर्वत निर्माण के जो सिद्धांत हैं उनको 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक तो वो जो ये मानते हैं कि पर्वतों का निर्माण क्षैतिज संचलन से या भूपटल में सिकुड़न या वलन पड़ने से उनका निर्माण हुआ है, और दूसरे वे सिद्धांत जो ये मानते हैं कि पर्वतों का निर्माण लंबवत संचलन के कारण हुआ है। प्रथम वर्ग के अंतर्गत कोबर और जेफरीज महोदय के सिद्धांतों को रखा जाता है, जबकि जो दूसरा वर्ग है उसमें वैगनर, होम्स, जॉली और डेली के सिद्धांतों को रखा गया है। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने जॉली महोदय के रेडियो एक्टिव सिद्धांत को डिस्कस किया था। आज हम कोबर महोदय के पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। आइए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं कि कोबर महोदय पर्वत निर्माण के बारे में क्या कहते हैं। पहले तो ये कि भूसन्नति क्या होता है। जियोसिंक्लाइन स्टूडेंट्स, इस प्रकार का गहरा उथला जलीय भाग जो अवसादों से भरा है, जिसमें अवसादीकरण की क्रिया चलती है, इस प्रकार से जो कि ये है जलीय भाग, गहरा भी है, उथला भी है और जो अवसादों से भरा है, इसे कहा जाता है भूसन्नति। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान कोबर ने वलित पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या के लिए भूसन्नति सिद्धांत दिया। इनका जो प्रमुख उद्देश्य था वो ये था कि ये प्राचीन जो दृढ़ भूखंड थे और भूसन्नतियाँ जो थी, इन दोनों के मध्य ये संबंध स्थापित करना चाहते थे। कोबर ने अपने सिद्धांत में भूसन्नति के आधार पर पर्वत निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट करने का प्रयास किया है।
इस सिद्धांत का जो मुख्य आधार है वो है संकुचन शक्ति। पृथ्वी में संकुचन होने से उत्पन्न बल, यानी पृथ्वी में संकुचन हुआ है जिससे जो बल फोर्स जो काम कर रहा है उससे जो प्राचीन जो दृढ़ भूखंड हैं उनके अंदर गति उत्पन्न होती है, जिससे प्रेरित होकर संपीड़नात्मक बल जो है, कंप्रेशनल फोर्स जो है, वो भूसन्नति का, मैंने अभी आपको बताया कि कुछ इस प्रकार सा जलीय भाग ये जल है, यहाँ दोनों ओर जो है वो दृढ़ भूखंड हैं। ये पार्ट जो है पूरा दृढ़ भूखंडों से निर्मित है और ये भाग जो है वो जलीय भाग है। तो कोबर महोदय कहते हैं कि संपीड़नात्मक बल, कंप्रेशनल फोर्स, जो कि आमने सामने लगता है, इस भाग के अंदर मलबा भरा है, अवसादीकरण हुआ है, तलछट निक्षेप है इसके अंदर। तो इस भाग जो ये भूसन्नति है, इसके अवसादीकरण की एक सीमा है। कोई भी चीज़ जो है हम उसको किसी भी चीज़ में, मान लीजिए कोई बर्तन है, तो उस बर्तन के अंदर अगर हम कुछ डालें, यानी उसके अंदर हमने पानी डाला, किसी भी गिलास में मान लीजिए हम पानी डालते हैं, तो उसकी क्या है, भरने की एक सीमा है, उसके बाद क्या हो जाएगा, वो बाहर आने लग जाएगा। जबकि जो भूसन्नतियाँ हैं उसके जो अवसादीकरण की जो क्रिया होती है, प्रक्रिया होती है, उसकी भी एक सीमा होती है। अत्यधिक बढ़ जाने पर भूसंतुलन उत्पन्न होता है। भूसंतुलन के अंतर्गत क्या होता है कि ये दोनों ओर से जो दृढ़ भूखंड है, इससे, इस ओर से और इस ओर से, दोनों ओर से क्या है, कंप्रेशनल फोर्स लगता है, दोनों ओर से बल लगता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, जो ये मलबा है, अंदर का जो अवसाद है, उसके अंदर वलन पड़ते हैं, मोड़ उत्पन्न होते हैं और जिसके फलस्वरूप पर्वतों का निर्माण होता है। कोबर महोदय कहते हैं कि जहाँ आज पर्वत हैं वहाँ पर पहले भूसन्नतियाँ थी। कोबर महोदय के अनुसार पर्वत निर्माण स्थल, भूसन्नतियाँ जो है उनको पर्वत निर्माण स्थल, पर्वतों का पालना कहा गया है। इन भूसन्नतियों के चारों ओर दृढ़ भूखंड थे। ये जो आपको मैंने ग्रीन पार्ट जो दिखाया है, ये ग्रीन पार्ट जो दिखाया है, कोबर महोदय ने इनको क्रेटोजन कहा है, दृढ़ भूखंडों को। आगे बात करते हैं। कोबर महोदय के अनुसार भूसन्नतियाँ जो है वो लंबे चौड़े जल से परिपूर्ण गर्त थी। गर्त यानी गड्ढा, लंबे चौड़े जलपूर्ण गर्त थी। पर्वत निर्माण की पहली अवस्था जो है उसके अंतर्गत क्या होता है, भूसन्नतियों का निर्माण होता है, जिसके दौरान पृथ्वी में संकुचन के कारण, पृथ्वी में संकुचन के कारण भूसन्नति का निर्माण होता है और इसे भूसन्नति की प्रथम अवस्था कहते हैं। प्रत्येक भूसन्नति के किनारे पर दृढ़ भूखंड होते हैं। ये जो पार्ट है दोनों ओर, वो क्या है, दृढ़ भूखंड है, जिन्हें कोबर महोदय क्या कहते हैं, अग्रदेश कहते हैं। फोरलैंड, क्या कहा कोबर महोदय ने, अग्रदेश। इन जो दृढ़ भूखंड है, इन दृढ़ भूखंडों से क्या, अपर्दन से जो दृढ़ भूखंड है वहाँ से नदियाँ निकलकर भूसन्नति में अवसादीकरण की क्रिया करती है, जिससे क्या होता है, भूसन्नति के अंदर धीरे धीरे मलबा जमता जाता है, जिसे हम सेडिमेंटेशन कहते हैं।
जो जमाव है वो धीरे धीरे क्या करती है, इसके भार में वृद्धि करती है। जो भूसन्नति है उसको निरंतर बढ़ती जाती है और उससे भूसन्नति का तली पर निरंतर जमाव होता जाता है, धसाव होता जाता है, भार बढ़ता जाता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है अवतलन, सब्सिडेंट। ये जो है अवतलन की क्रिया सब्सिडेंस कहा जाता है। अब ये जो दोनों क्रिया है निरंतर धस रही है भूसन्नति और ऊपर से मलबा निक्षेपित होता जा रहा है। अवसाद जो है नदियों द्वारा अपर्दन करके जो भूखंड भाग है, जो दृढ़ भूखंड है, उनके ऊपर से नदियाँ निरंतर मलबा ला के क्या कर रही है, भूसन्नति के अंदर निक्षेपित किए जा रही है और निरंतर नीचे नीचे अवतलन हो रहा है। धसाव की क्रिया, दोनों ही क्रिया साथ साथ चल रही है। अब ये क्रिया जो है वो लंबे समय तक चलते रहने के कारण क्या होता है, भूसन्नति की जो गहराई है वो बढ़ती जाती है, अधिक हो जाती है। फिर अधिक मात्रा में क्या होता है, मलबे का निक्षेप हो जाता है, बहुत अधिक मात्रा में मलबा निक्षेपित हो जाता है। अब भूसन्नति जब पूर्णतः अत्यधिक मतलब बढ़ जाती है तो पृथ्वी में क्या होता है, एक तरीके से संतुलन के कारण क्षैतिज बल जो है वो कार्य करता है, जिसमें भूसन्नति के दोनों ओर जो अग्रदेश हैं, यानी जो दोनों और दृढ़ भूखंड हैं, वो क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इस प्रकार से भूसन्नति है, ये इसके अंदर निक्षेपित मलबा है और यहाँ से दोनों ओर क्या है, नदियाँ जो वो अपर्दित करके इसके अंदर मलबा निक्षेप किए जा रही है। एक सीमा आ गई कि ये भूसन्नति भर गई, तब इसके दोनों ओर जो ये दृढ़ भूखंड हैं वो आमने सामने गति करेंगे, क्षैतिज गति करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो ये कौन सा है, क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल इसके अंदर गति कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों ओर एक दूसरे के सामने खिसक रहे हैं। इससे क्या होगा, जो इस भूसन्नति के अंदर जो मलबा पड़ा है उसके अंदर वलन उत्पन्न होंगे, मोड़ उत्पन्न होंगे। इसे कहा जाता है पर्वत निर्माण की अवस्था। तो इस तरह क्या है, भूसन्नति के जो दोनों किनारे हैं वो जिस प्रकार से एक जो चिमटा होता है जिसको हम दबाते हैं तो क्या करता है, वो दोनों ओर उसके सिरे एक दूसरे की ओर खिसकते हैं। इसी कारण क्या होता है, इसी प्रकार से भूसन्नति के दोनों ओर जो अग्रदेश है, फोरलैंड है, वो एक दूसरे के सामने खिसक रहे हैं और इससे भूसन्नति का जो मलबा है वो क्या कर रहा है, उस पर तलछट पर निरंतर बल पड़ते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये जो मलबा है जिसके अंदर वलन पड़े हैं, जिसमें मोड़ पड़े हैं, उसमें क्या होता है कि ये पर्वत का रूप ले लेते हैं, पर्वत का रूप धारण करते हैं। अब भूसन्नति के दोनों किनारों पर क्या होगा, पर ये इस प्रकार से ये जो भाग है इसके दोनों किनारों पर इस प्रकार से पर्वत श्रेणियों का निर्माण होगा। इन पर्वत श्रेणियों को क्या कहा है, रैंड कैटन। कोबर महोदय ने कहा है, इन्हें रैंड कैटन नाम दिया है इन पर्वत श्रेणियों को। भूसन्नति का मलबा जो है अगर पूर्णतः या आंशिक रूप से वलित होना या संपीड़न बल पर इस पर आधारित होता है, और यदि जो संपीड़न बल है यदि वो केवल किनारों पे ही काम करता है, भूसन्नति के केवल किनारों पे काम करता है और मध्य का जो भाग है वो अगर अप्रभावित रह जाता है तो इसे मध्य पिंड की, कोबर ने मध्य पिंड की इसको संज्ञा दी है, मीडियन मास। जब संपीड़ित का जो बल है वो सर्वाधिक सक्रिय होता है तो भूसन्नति का क्या होगा, अगर वो जो बल है वो बहुत अत्यधिक रूप से उस पर लग रहा है भूसन्नति पर, तो इसका जो सारा मलबा जो होगा भूसन्नति का वो ऊपर की ओर उठ जाएगा।
लेकिन अगर बल सामान्य रूप से काम कर रहा है तो केवल भूसन्नति के किनारों पर ही पर्वत श्रेणियों का उत्थान होगा। संपीड़न बल जितना तीव्र होगा, पर्वतीकरण की जो क्रिया है उतनी ही तीव्र होगी, उतनी ही उसमें जटिलता आएगी, उतने ही उसके अंदर क्या होंगे, मोड़ उत्पन्न होंगे। कई बार क्या होता है कि वलन की जो क्रिया होती है उसमें जो उसकी जो ग्रीवा होती है वो टूट कर क्या होती है, दूसरे की ओर दूसरे भाग पर चढ़ जाती है, जिसे ग्रीवाखंड कहते हैं, ग्रीवाखंड या नेपे, जिससे ग्रीवाखंड या नेपे का निर्माण होता है। कोबर ने विशिष्ट मध्यपिंड जो ये हैं, मध्यपिंड जो उन्होंने डिस्क्राइब किया है, वो जो विश्व के कई पर्वतों पर जो पर्वत संरचनाएं हैं उसमें स्पष्ट भी किया है। आइए बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अभी ये भाग जो है, ये पार्ट जो है, ये क्या है, जियोसिंक्लाइन है, ये है जियोसिंक्लाइन, भूसन्नतियाँ हैं। अब ये पार्ट जो है ये है फोरलैंड यानी अग्रदेश, फोरलैंड है। अब ये भूसन्नति क्या हुई, ये पूरी भर गई, इसकी अंतिम सीमा तक भूसन्नति भर गई। अब इसमें भूसंतुलन उत्पन्न होता है, तो ये क्या करेंगे, फोरलैंड एक दूसरे के आमने सामने खिसकेंगे, इधर ये एक दूसरे की ओर क्षैतिज गति करेंगे, तो जिसमें क्या होगा, इसके जो ये मलबा है उसके अंदर मोड़ उत्पन्न होंगे। अब यदि जो क्षैतिज जो क्या कहते हैं, जो क्षैतिज बल जो लग रहा है, अगर उसकी तीव्रता अधिक है तो ये सारा भाग ऊपर उठ जाएगा, और यदि बल जो है वो सामान्य रूप से काम कर रहा है तो केवल ये भाग ऊपर उठेगा और ये भाग जो है सपाट रह जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो इसे तो क्या कहा है, मध्यपिंड यानी मीडियन मास, और इन भागों को कहा है सीमांत श्रेणियां, रैंड कैटन। अगर हम एक उदाहरण के तौर पे लें तो ये देखिए, ये पार्ट आ गई आपके भूसन्नति, ये भूसन्नति है, ये टेथिस सागर इसको बताया गया है, ठीक है। ये भूसन्नति है टेथिस सागर, ये है अंगारा लैंड, और ये है पीछे का भाग गोंडवाना लैंड का जो इंडियन प्लेट जो है, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये जो भूसन्नति है वो पूरी भर गई, और इसके जब बल काम किया है इस बल ने, तो क्या हुआ कि सामान्य रूप से काम किया, तो यहाँ पे इसके इस किनारे पे भी पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ है, और इस किनारे पे भी काम हुआ, पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ है। ये भाग जो है, ये तो है उत्तरी भाग जो है वो है कुनलुन जो पर्वत श्रेणी है वो, और जो दक्षिणी भाग है वो है हिमालय पर्वत श्रेणी, और हिमालय के बाद है गंगा का बेसिन, गंगा का सपाट मैदान जो है। अब जो मध्य भाग जो है वो सपाट रह गया क्योंकि बल तीव्र नहीं था, तो जो सपाट भाग वो जो है वो क्या है, तिब्बत का पठार। इस प्रकार से हम इसको उदाहरण से समझ सकते हैं। फिर आगे जो कोबर महोदय हैं वो बोलते हैं कि टेथिस सागर के उत्तर में यूरोप का स्थल है, ठीक है, और दक्षिणी भाग क्या है, दक्षिण अफ्रीका का दृढ़ भूखंड है। इन दोनों के आमने सामने सरकने से अल्पाइन पर्वत श्रेणी जो है उसका निर्माण हुआ। फिर अफ्रीका के उत्तर की ओर खिसकने से जो है बेंटिक कार्डिलेरा और पिरेनीज प्रोविंस पर्वत श्रेणियाँ, मुख्य जो आल्प्स है, कार्पेथियंस है, बाल्कन पर्वत है, और काकेशस जो है पर्वत, उनका निर्माण हुआ। इसके विपरीत जो क्या हुआ है कि यूरोपीय दृढ़ खंड है, जो दृढ़ भूखंड है उसके दक्षिण की ओर खिसकने से क्या हुआ है, एटलस, एपिनाइन, दिनारिक्स, हेलेनाइट्स और टाराइट्स आदि पर्वतों का निर्माण हुआ है। फिर जो कार्पेथियन और दिनारिक जो आल्प्स जो है उनके जो मध्य भाग है
वो क्या हुआ, वलन से अप्रभावित रह गया। यहाँ पर जो कोबर महोदय क्या कर रहे हैं, जो मध्य पिंड है, मीडियन मास है, उसके उदाहरण इन्होंने दिया है। तो इसका मध्य भाग क्या है, वलन से अप्रभावित रह गया, तो इससे हंगरी के मैदान का जो निर्माण हुआ जो कि सपाट है। जो ये भी मध्य पिंड का क्या है, एक सुंदर उदाहरण है। इसी तरह पिरेनी जो पर्वत श्रेणी है और एटलस के मध्य क्या है, जो रूम सागर जो है, वो भी एक सुंदर मध्य पिंड का उदाहरण है। टॉरस और पॉन्टिक जो श्रेणियां हैं, उनके मध्य अनातोलिया का जो पठार है वो है मध्य पिंड। एल्ब्रूज और जैग्रोस पर्वतों के बीच ईरान का पठार, हिमालय और कुनलुन के बीच तिब्बत का पठार अभी हमने डिस्कस किया ही है। पश्चिमी द्वीप समूह के पर्वत और मध्य अमेरिका की जो पर्वत श्रेणी के बीच जो है वो कैरेबियन सागर जो है वो है मध्य पिंड का उदाहरण। फिर वासा श्रेणियों और सियरा नेवादा के बीच जो है वो मध्य बेसिन रेंज जो है यूएसए की, वो मध्य पिंड का उदाहरण है। तो ये सभी क्या है, कोबर महोदय ने पूरे विश्व के अंदर उदाहरण दिए हैं कि किस प्रकार से बल ने जो सीमांत श्रेणियों का निर्माण किया है और मध्य भाग जो है वो ये मध्य पिंड की तरह सपाट रहा है। इसी तरह कोबर ने अपने सिद्धांत में जो मध्य पिंड की जो कल्पना है उसमें पर्वतीकरण जो है उसको उचित ढंग से बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। इस मध्य पिंड की जो ये कल्पना है, वो कोबर का जो ये विशिष्ट पर्वत निर्माण ये जो सिद्धांत है उसको बहुत अच्छी तरीके से व्याख्या करती है। लेकिन यदि हम वर्तमान समय में इसको जो भूगर्भवेत्ताओं ने जो पर्वतीकरण के 4 युग बताए हैं उसके अंदर कोबर महोदय ने ऐसे 6 युगों का उल्लेख किया है। इनमें 3 घटनाएं कैम्ब्रियन युग से पहले की घटित हुई मानी गई है और इसके विषय में जो है बहुत कम ज्ञान है। जबकि जो 2 पर्वतीकरण जो युग हैं उनके बीच एक शांत काल होता है जिस समय पर्वत निर्माण क्या होता है, रुक जाता है। तो हिमालय के निर्माण के विषय में कोबर ने बताया कि पहले टेथिस सागर था जिसके उत्तर में अंगारा लैंड था और दक्षिण में गोंडवाना लैंड अग्रदेश के रूप में ये दोनों स्थित थे। इयोसीन युग में ये दोनों आमने सामने की ओर खिसकते हैं और जिसके कारण क्या होता है, टेथिस सागर के दोनों किनारों पर तलछट पड़ने से उत्तर में क्युनलुन पर्वत और दक्षिण में हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण होता है। दोनों के बीच तिब्बत का पठार मध्य पिंड के रूप में रह गया। आगे चलकर मध्य युग में लघु शिवालिक श्रेणियों का भी निर्माण हो गया धीरे धीरे। तो इस प्रकार से कोबर महोदय ने पर्वतीकरण को है बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। फिर भी इनके सिद्धांत में दोष पाए जाते हैं। आइए हम इनके थोड़े सिद्धांत में पाए जाने वाले दोष के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला कि कोबर महोदय जो है उनके द्वारा जो वर्णित पृथ्वी का जो संकुचन बल है वो पर्वत निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है। जो भी ये बल बताते हैं अपने सिद्धांत में वो पर्वतों के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है। फिर कोबर महोदय बोलते हैं कि भूसन्नति के जो दोनों पार्श्व है, जो दोनों भाग हैं वो खिसक रहे हैं जिसके कारण क्या होता है, भूसन्नति में वलन उत्पन्न होते हैं। लेकिन जो शेष महोदय हैं वो बोलते हैं कि केवल एक ही जो भाग है, एक ही किनारा जो है वो खिसकता है, जिसको वो पृष्ठ प्रदेश यानी बैकलैंड कहते हैं। जबकि जो दूसरा भाग जो होता है, जो दूसरा किनारा है वो अपनी ही जगह स्थिर रहता है, जिसको शेष महोदय अग्रभाग यानी फोरलैंड कहते हैं। और हिमालय की जो उत्पत्ति के संबंध में शेष जो महोदय का जो मत है वो अधिक सत्य के करीब लगता है, क्योंकि जो प्रायद्वीपीय भाग है, जो भारत का स्थिर दृढ़ भूखंड जो है वो क्या है, उत्तर की ओर खिसकना सही तर्क संगत नहीं लगता है। लेकिन अब ये आलोचना भी मान्य नहीं है वर्तमान युग में। प्लेट जो टेक्टोनिक सिद्धांत है इसके अनुसार
प्रायद्वीपीय भारत जो है वो उत्तर की ओर संचलित हुआ माना जाता है, और ये जो संचलन है वो आज भी सक्रिय है। फिर तीसरा जो भाग है वो उसके अनुसार, तीसरे पॉइंट के अनुसार कि भाई पूर्व और पश्चिम में फैले जो पर्वत हैं उनका स्पष्टीकरण तो मिल रहा है, लेकिन जो उत्तर से दक्षिण फैले हैं यानी रॉकीज और एंडीज, इनके बारे में कोई भी स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हो पाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था कोबर महोदय का पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत। थैंक यू।